देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे बाजार की पहली रणनीति के बारे में। ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और खबरों के दम पर आज कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी हम आगे समझेंगे। कल के बाजार की अगर बात करें तो भारी बिकवाली कल देखने को मिली थी। पिछले 7 महीने में सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई थी और निवेशकों को करीब करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ा था। तो कल काफी ज्यादा कमजोरी थी बाजार में और सभी सेक्टरल इंडेक्स अगर हम देखें तो लगभग सभी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और कितना दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये भी समझना आज के लिए काफी जरूरी होगा और किस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। अगर देखें तो अब एशियाई बाजारों में जो कमजोरी है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब करीब 70 अंक की कमजोरी इस वक्त दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी 70 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है और मिली जुली शुरुआत हम कह सकते हैं एशियाई बाजारों की तरफ से देखने को मिल रही है। और संकेत किस तरह के हैं ये भी समझ लेते हैं और मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है ये बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? मॉर्निंग पूजा। देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर वही बॉन्ड यील्ड अब भी बढ़ती जा रही है, 1.62% है और जिसके चलते हमने देखा कि कल टेक्नोलॉजी शेयर्स में नास्डैक पे एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला बाजार में। वहाँ लगभग 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट डाउ में भी आपको दबाव देखने को मिला, ऊपर के लेवल से लगभग 300 पॉइंट्स करेक्ट होने के बाद हालांकि बढ़त के साथ जरूर बंद हुआ डाउ, लेकिन वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स अब भी 96 के पार है। ये दो बड़े ट्रिगर थे। ब्रेंट क्रूड की हम बात करें तो वहाँ पर नरमी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के कंसर्न्स, बढ़ते कोरोना के कंसर्न्स और साथ ही ओवर सप्लाई, जो आर्टिफिशियल सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हम ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे तो देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये एक टेम्पररी फेज की तरह भी देखा जा सकता है। एक बड़ा डेवलपमेंट वहाँ था, जेरेमी पावल उनका सेकेंड टर्म, जिसके चलते बाजार को गोल्ड मार्केट में थोड़ी सी, हमें बुलियन मार्केट में थोड़ा सा चेयर जरूर देखने को मिला। तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा। और साथ ही अब बिटकॉइन जानते हैं कि जिस तरह से हेडविंड्स बहुत सारी हैं बिटकॉइन के लिए, तो बिटकॉइन में वहाँ पर लगातार गिरावट जारी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आप अगर इंडाइसेस की बात करें तो नास्डैक में फॉल था, टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक अच्छा सेल ऑफ देखा कल, यूएस मार्केट से भी, और डाउ में भी करेक्शन थी। लेकिन यस, करेक्शन इतनी बाद में जो ऊपर के लेवल से वहां से करेक्ट होता होता पॉजिटिव बायस के साथ जरूर बंद हुआ है डाउ, लेकिन दबाव में यूएस मार्केट जरूर थे कल। पूजा बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो डाउ में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। 3 दिन की गिरावट पर हालांकि थोड़ा ब्रेक जरूर लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दबाव ही है और मिला जुला कारोबार हम कह सकते हैं। अमेरिकी बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड अभी भी $80 के नीचे की कमजोरी इस वक्त दिखा रहा है। तो जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी, कोरोना के भी जो बढ़ते हुए कंसर्न है वो भी ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग नहीं है और हम देख रहे हैं कि घरेलू फैक्टर्स भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं बाजार में। और इसमें एक फैक्टर देखिए एफआईआईज का भी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। और कल का अगर आंकड़ा देखें एफआईआईज और डीआईएस का, तो एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि बाजार पर आज के लिए रणनीति क्या लेकर चले। कैश मार्केट में एफआईआईज कल बिकवाली करके गए, करीब 3400 से ज़्यादा 3400 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कल कैश मार्केट में देखी गई है। डीआईआईज ने हालांकि खरीदारी की है, करीब 2051 करोड़ की खरीदारी कल करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में जो आंकड़ा है वो खरीदारी का है, 134 करोड़ की खरीदारी कल एफआईआईज करके गए और ऑप्शंस में भी एफआईआईज ने अच्छी खरीदारी की, 4400 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कल एफआईआईज ने की है। लेकिन कैश मार्केट में जो बिकवाली का आंकड़ा है वो काफ़ी कंसर्निंग है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये एक बार जान लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी मौजूद है। क्षितिज बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जो ट्रेंड इस वक्त दिख रहा है पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, गिरावट और कितनी गहरा सकती है और ऐसे मार्केट में किस तरह से अप्रोच करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं आज के लिए? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर मार्केट में बन रहा है और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जिस तरीके से कल भारतीय बाजारों ने ओपनिंग दी है,
तो ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। एफआईज के नंबर अगर हम लोग देखें तो कल के सेशन में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल मार्केट्स में बना रहेगा। नीचे में अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो है उसके 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डेली चार्ट के ऊपर जो 17,125 के लगभग लाई करता है। और किसी भी टेक्निकल बाउंस पे हम लोग यही सलाह देंगे कि निवेशकों को अभी यहाँ पे बाइंग की रणनीति ना अपनाते हुए सेल ऑन रैलीज की ही नीति अपनानी चाहिए। और ऊपर में जो निफ्टी मुझे लगता है 17,550 से 17,680 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय निफ्टी में आपको दे दी गई है। इसके अलावा क्षितिज, बैंक निफ्टी को कैसे पे रणनीति क्या देखनी चाहिए? इसमें भी हम देख रहे हैं 800 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी भी दिखा चुका है और यहाँ पर भी लगातार प्रेशर बना ही हुआ है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें कल के सेशन में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम डेली चार्ट के अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें तो कल बैंक निफ्टी अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता दिखाई दिया है और जो मेजर सपोर्ट था 37,500 का कहीं ना कहीं वो भी ब्रीच होते हुए दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में भी एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। और पिछले भी काफी सेशन से हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। आने वाले सेशन में मुझे लगता है जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी का वो बनता है 36,500, उसके बाद 36,100। तो ये जो सपोर्ट जोन है एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे मार्केट में। और ऊपर की तरफ 37,450 और 37,800 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और देखने वाली बात ये भी है, देखिए हम लोग एक अपनी नवंबर सीरीज के एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट में रहेगी। तो निवेशकों को यही सलाह है कि थोड़ा सा साइड लाइन रहे मार्केट में। बाइंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी आने वाले दिनों में। तो लेट्स वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करेंगे एट करंट लेवल्स। ओके, तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। निफ्टी के लिए भी आपको एक दायरा दे दिया है 17,350 से 17,150। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। देखना होगा किस तरह का चाल दिखता है। और बैंक निफ्टी में भी आगे और दबाव देखने को मिल जाता है, तो कॉशियस रहिए क्योंकि अब एक्सपायरी की तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसके पहले भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्षितिज, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया कि सेलिंग प्रेशर हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में ऊपरी स्तरों के ऊपर, तो मोमेंटम पे ही हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने जिस तरीके देखा मार्केट के दिग्गज प्लेयर्स थे जो उनके ऊपर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। अगर चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या कुछ हम लोग बड़े बैंक्स के भी नाम लें, तो जो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा वो सेलिंग साइड पे ही रहेगा और रिकमेंडेशन रहेगा रिलायंस के अंदर ही। रिलायंस देखिए अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला है चार्ट के ऊपर। नेकलाइन के नीचे स्टॉक बंद हुआ है। चार्ट्स में अगर देखें तो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रीच कर गया है। तो मोमेंटम मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही रहना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ पे हम लोग सेल करने की सलाह देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म प्ले की तरह। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2430 का। रिलायंस फ्यूचर्स में हम लोग शॉर्ट सेल की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का। टारगेट प्राइस रहेगा 2330 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो भी सेलिंग साइड पे रहेगा और स्टॉक रहेगा ऑटो सेक्टर में से। स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। देखिए स्टॉक ने कल अपने 52 वीक्स लो को टेस्ट किया है और एक लगातार लोअर हाई लोअर लो बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न इसमें हमें देखने को मिला है। जो यहाँ पे हम लोग सलाह देंगे हीरो मोटोकॉर्प में सेलिंग की। स्टॉप लॉस रहेगा 2690 का और टारगेट प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 2550 का। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी दर्शकों को सुझाने के लिए। तो मार्केट में जो हमने रणनीति ओवरऑल समझी वो यही थी कि अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है और आगे आने वाले समय में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक्सपायरी के पहले थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में रिलायंस और हीरो मोटोकॉर्प ये दो एक हैवी वेट काउंटर भी है निफ्टी के, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। रिलायंस में 2330 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और हीरो मोटोकॉर्प में 2550 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। चलिए, ये तो हुई मार्केट में रणनीति, लेकिन खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। ये पूरी डिटेल्स लेकर अब शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के दम पर फोकस कहाँ है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले वेदांता रहेगा फोकस में। प्रमोटर्स ने अनाउंस की है क्रीपिंग एक्विजिशन से वो जो है स्टेक बढ़ाने वाले हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 4.5% का जो है हिस्सेदारी बढ़ेगा। 350 रुपये का प्रति शेयर
का जो प्राइस है, इंडिकेटिव प्राइस दिख रहा है, और वो लगभग 6.6% जो है आपके प्रीमियम पे चल रहे करंट मार्केट प्राइस है। तो एक टाइप से जो प्रमोटर की स्टेक है वो 65% से लगभग बढ़ के 70% हो जाएगी वेदांता में। उसके अलावा जो है मारुति रहेगा फोकस में, और जो NCLT है उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए का जो है एक टाइप से पेनल्टी डाला था। लेकिन हाउएवर आपको जो है लगभग कंपनी मारुति को 10% जो है डिपॉजिट अमाउंट देनी होगी 3 हफ्ते के लिए, लेकिन एक टाइप से रिलीफ मान सकते हैं स्टॉक के लिए। उसके अलावा ट्राई डेटा में जो है जियो और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों ने जो है सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारती एयरटेल ने जो है लगभग 2.74 लाख सब्सक्राइबर्स का एक गेन किया। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम लगातार दूसरा ARPU इंक्रीज के बाद जो प्रीपेड के प्लान्स हुए थे कल, तो आज भी है भारती एयरटेल फोकस में रह सकता है। एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए ओवरऑल अच्छे जो न्यूज़ हैं कि जो डिपार्चर्स है वो लगभग प्री कोविड स्तर पे आ गए। अगर आप पैसेंजर्स के डिपार्चर ले लीजिए या आप फ्लाइट के डिपार्चर लेवल्स ले लीजिए, तो एक टाइप से एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है स्टॉक्स में बना रहेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी रहेगा फोकस में, और यहाँ पे US की कंपनी है गाइटेक, उनके साथ 10 साल का एक करार किया गया है, जिसमें जो टर्बाइंस होते हैं, अन्य तरह के टर्बाइंस के साथ जो है सेलिंग करने का जो है और US मार्केट्स में फैलाने का बात है। तो एक टाइप से बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लिए। उसके अलावा ET नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर लगी है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शलभ सक्सेना हैं, वो कंपनी के MD और CEO जो है नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा आशीष दमानी भी अगले CFO बनेंगे। और ये जो खबर आई थी ET नाउ स्वदेश की, वो नवंबर 3 को ब्रेक हुई थी। उसके अलावा रेलिगर इंटरप्राइजेज भी रहेगा फोकस में। उनकी जो आर्म है रेलिगर फिनवेस्ट, उनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है 630 करोड़ के, वो अब बिक गए हैं। अब किसको बिके हैं? वो है बेन कैपिटल की पार्टनरशिप और एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया जो आरसिल है उसके कारण। सो लगभग 193 करोड़ रुपीस का जो है कैश डील हुआ है। ये स्ट्रेस पोर्टफोलियो जो थी वो 630 करोड़ रुपए की थी। उसके अलावा DLF भी रहेगा फोकस में। DLF की जो आर्म है DCCDL, वो जो है डिबेंचर्स के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। और इम्पॉर्टेंट फंड एक्शन भी बता दूँ, थंगामेल ज्वेलरी में DSP म्यूचुअल फंड ने लगभग 5 लाख शेयर्स खरीदा है। ये ज्वेलरी थीम पे जो बेसिस पे स्टॉक खरीदा गया। और उसके अलावा फिनटेक स्पेस में एक और निराशा की न्यूज़ है कि फिनो पेमेंट्स बैंक की जो बहुत बड़ी फंड हाउस है सोसाइटी जनरल, उन्होंने लगभग 4.5 लाख शेयर्स जो है ऑलमोस्ट 400 रुपये के भाव पे बेचे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे आज दिन के फोकस में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो फंड एक्शन में देखिए थंगमेल ज्वेलरी और फिनो पेमेंट बैंक, इन दो स्टॉक्स पर नज़र रखिए। और इंटरेस्टिंगली अब भारती एयरटेल के लिए लगातार कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ट्राई के तरफ से भी जो डेटा आया है उसमें भी अब भारती एयरटेल ने ग्राहक जोड़े हैं। बाकी दोनों कंपनीज जो हैं इनके कॉम्पिटिटर्स, इन्होंने ग्राहक गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल पर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स पर आज आप नज़र रखिए। एक बार एक प्राइमरी मार्केट पर भी आपको बता देते हैं। गो फैशन IPO, ये IPO का आखिरी दिन था कल, और IPO 135% भरकर बंद हुआ है। और इसके अलावा मोबीक्विक के IPO को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। वैल्यूएशन में गिरावट के बाद IPO में देरी संभव है। मोबीक्विक की IPO में 2 से 3 महीने की देरी हो सकती है। वैल्यूएशन में 30 से 40% की गिरावट देखी गई थी, जिसकी वजह से अब इसका जो IPO है वो और डिले हो सकता है। ये एक अपडेट आपके लिए। तो प्राइमरी मार्केट से भी कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं और इन सब पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के मौके और कहाँ दिख रहे हैं ये भी हम आपको एक बार बता देते हैं। सुबह हमने जब क्षितिज से बात की, उन्होंने रिलायंस और हीरो मोटो में बिकवाली करने की राय दी है, और सेम व्यू सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटो कॉप यहाँ पर भी वो बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आज आप जरूर नजर रखिए। सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस होगा 2680 का, और 2540 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 2500 के नीचे, 2500 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो इस पर आप जरूर नजर रखिए। हीरो मोटो कॉर्प में आज बिकवाली के व्यूज बन रहे हैं। और एक लौता जो बाई कॉल आ रहा है वो है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स में कल भी हमने देखा था कि कमजोर बाजार में भी भारतीय एयरटेल के बाद एशियन पेंट्स में करीब 1 से 1.25% की मजबूती देखी गई थी। मोमेंटम थोड़ा और बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करिए। 3215 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 3350 के लेवल्स के लिए आप एशियन पेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 4 कॉल्स आपको बताई गई, 4 में से 3 कॉल्स में बिकवाली करने की राय है, और एशियन पेंट्स में भी आप खरीदारी करने की रणनीति आज के लिए बना सकते हैं।
तो ये तो बात हुई ट्रेडिंग की रणनीति की, लेकिन अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहां पर है, और ये बताने के लिए मेरे साथ ख्याति जुड़ चुकी हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले तो देखते हैं भारती एयरटेल को। CLSA ने उसमें खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 863 रुपीज़ का। इसका जो प्रीपेड डेटा टैरिफ है कंपनी ने 20% से बढ़ाया है, और इसलिए CLSA का भारती एयरटेल अगर टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो टॉप पिक है। साथ ही साथ JP मॉर्गन ने भारती एयरटेल पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 830 रुपये का। इस कंपनी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले टैरिफ हाइक किया है और इसके बाद सभी पीयर्स फॉलो कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका रेवेन्यू और EBITDA में भी काफ़ी बढ़त दिखेगी। फिर देखते हैं मॉर्गन स्टैनली ने शोभा पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1095 रुपीज़ का। हाउसिंग डिमांड में देखें तो बहुत ही अच्छी रिकवरी आ रही है और इवन रेसिडेंशियल डिमांड काफ़ी अच्छी है। आखिरी में देखते हैं क्रेडिट स्विस ने बर्गर किंग पर आउट परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य को रखा है 215 रुपये का। इसके चेन QSRs जो है वो 19% से CAGR बढ़ रहे हैं और इसका नेटवर्क एक्सपेंशन भी बहुत ही अच्छा प्लान है। 2026 तक 550 नए स्टोर्स लाने की कोशिश रहेगी। अगर हम QSR चेन में देखें तो बर्गर किंग अभी बहुत ही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। बिल्कुल, तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो लगभग सारी ही रिपोर्ट्स आज पॉजिटिव आई हैं। स्पेशली भारती एयरटेल पर देखिए CLSA की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं और लक्ष्य 860 रुपये प्रति शेयर के ऊपर के लेवल्स स्टॉक में देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इस वक्त जो भारती एयरटेल के लिए प्ले कर रहे हैं, और कल हमने देखा कि कमज़ोर बाजार में भी भारती एयरटेल में 4% तक की मजबूती देखने को मिली, और अब माना जा रहा है कि बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए नजर आएंगी। तो भारती एयरटेल पर ज़रूर नज़र रखिए। JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है, 830 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली बर्गर किंग पे भी आज एक रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म के साथ कवरेज शुरू कर दी है, तो यहाँ पर भी ज़रूर नज़र रखिए। जैसा कि ख्याति भी बता रही थी कि आने वाले समय में एक ग्रोथ होने की संभावना है। लक्ष्य 215 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं बर्गर किंग पर। तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज हमारी नजर रहेगी। तो चलिए, तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस वक्त कमोडिटी मार्केट में किस तरह के चाल देख रही हैं आप, और क्या रणनीति अपना के चले? कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं जहाँ पर कि आज ट्रेडिंग की राय देंगी? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा, बहुत बड़ा मूव आया है कल। देख सकते कि कंफर्मेशन दिया है यहाँ पे बुलियन काउंटर ने, और जिस तरीके से पॉवेल को दोबारा रीनॉमिनेट किया गया है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है मार्केट में, और सेफ हेवन बाइंग जो है थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है बुलियन काउंटर में। मेरे ख्याल से भारतीय बाजार में 48,800 की नीचे की क्लोजिंग इसने दिया था, इंडिकेशन था एक बेयरिश पैटर्न का। तो यहाँ पे आज हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि 900 पॉइंट नीचे गया था कल गोल्ड। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी हायर साइड, तो फिर से एक सेलिंग जो है गोल्ड में आएगा। तो 48,200-100 के करीब दोबारा यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 47,700 का टारगेट रखना होगा। स्टॉक में हम लगा के चल सकते हैं 48,400 का। साथ में मुझे लग रहा है कि एक काउंटर जो है जो पॉवेल के आने से यहाँ पे थोड़ा सा उत्साह में है, और वो है रिस्कियर एसेट यहाँ पे। और रिस्कियर एसेट में मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर कल का जो अपना एक अपसाइड मूव था वो यहाँ पे कंटिन्यू रख सकता है, और इसमें मुझे लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यहाँ पे निकल बन के आएगी। तो निकल में मुझे लग रहा है कि 1540 थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन पे राय दूंगी कि करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 1540 का बाइंग रखना होगा, 1560 का एक टारगेट रखना होगा। निकल में स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 1530 रुपीज का लेके चल सकते हैं। और गोल्ड के साथ साथ मुझे लग रहा है कि सिल्वर भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेगा गोल्ड का ही, और सिल्वर में भी एक जो डाउनसाइड है वो यहाँ पे बनेगा, और वहाँ पे भी 64,200 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। लेकिन सिल्वर जो है यहाँ पे डाउनसाइड कैप्ड होगा, क्योंकि बेस मेटल्स में जो बढ़त है वो इसे सपोर्ट कर सकता है। और क्रूड में मुझे लग रहा है पूजा की क्रूड में थोड़ा सा जो एक
अपसाइड मूव जो कल आ रहा था वो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। और ऊपर की तरफ अगर क्रूड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5800 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये कमोडिटी ट्रेड कर सकती है। तो फर्दर अपसाइड क्रूड में तभी आएगा जब वो 5800 से ऊपर की क्लोजिंग देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है, 48,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी कमजोरी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है और क्रूड और निकल पे भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। तो ये तो हाल है कमोडिटी मार्केट का। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि कल ईटी नाउ स्वदेश के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम श्याम ने, और मार्केट पर उन्होंने राय दी बाजार में आगे और क्या हो सकता है, कितना करेक्शन गहरा सकता है, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, उन तमाम बातों पर बात की। आइए आपको सुनवा देते हैं। वेल यस, आई थिंक दिवाली के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट थी, ओवरहीटेड थी, एक फ्रेंजी था क्योंकि हर कुछ चल रहा था मार्केट में और चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी के कारण हम लोग ने कहा कि 18,500-600 में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और धीरे धीरे मार्केट ये 1000 पॉइंट ऊपर से चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 2.5 वीक्स, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स काफी स्टेडी रहे थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरे एक महीने में अर्निंग्स काफी अच्छी रही है। यू नो, कंपनीज हैव कम अप विद वेरी गुड अर्निंग्स, दे हैव बीन बीटिंग द स्ट्रीट्स, बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग ने टाटा स्टील जैसे स्टॉक में देखा, और उसके बावजूद आई थिंक मार्केट्स में फॉल आई। सो मार्केट हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज, जो एक अच्छी साइन नहीं है। बट ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज है। हमने बहुत बड़ी तेजी देखी, निफ्टी 15,000 से वर्चुअली नॉनस्टॉप 18,600 तक गया और अभी तक भी 10% का करेक्शन हमने ऊपर के लेवल से नहीं देखा है। तो थोड़ी बहुत और प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकती है। 13,300 से 400 का अच्छा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से मार्केट एक बार वहां पर स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में 18,000, 18,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सो निफ्टी के लेवल पे कोई ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, एक रेंज में रहेगा। और काफी स्टॉक्स जो ओवरहीटेड थे, जिनमें गिरावट लग रही थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहां से कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगती है। बट एक ही थोड़ा सा कंसर्न है मेरे को कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी अब वीक हो रही है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें, और जो कोविड का जो एक नया वेव यूरोप में आया है, उसके कारण अगर थोड़ी सी वीकनेस ग्लोबल मार्केट्स में आती है तो इंडिया इंपैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक ये अगले 5, 7, 10 दिनों का बात है। दिसंबर में होपफुली थिंग्स विल स्टेबलाइज और बाजार वापस एक अप ट्रेंड की ओर में चलेगी।